हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब बढ़िया, सब ग्रेट। चलिए सुपर। तो गाइस, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस कर लिया था बताओ भाई। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, आप मान के चलो, आयोनिक रेडियस और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए थे। ए बी टाइप का, AB2 टाइप का, फ्लोराइट, एंटी फ्लोराइट, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से डिस्कस कर लिया था। अब गाइस, आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा ब्रैग्स इक्वेशन। गाइस एक बात ध्यान रखना, ब्रैग्स इक्वेशन अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में या आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन भाई साहब जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, हम इसको समझने की कोशिश करते। देखो, ब्रैग्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन किया। इनका यह कहना था कि जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपका जो सॉलिड क्रिस्टल होता है उसमें पार्टिकल एक प्रॉपर लेयर में अरेंज्ड होता है। जैसे अगर ये आप पहली लेयर मानोगे, अगर आप इसको पहली लेयर मानोगे लाइकवाइज, तो ये दूसरी लेयर हो जाएगी इस प्रकार से, समझ रहे हो, लेयर वाइज। खैर ये आप लोग सब जानते हो कि पार्टिकल की ऐसी अलग 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 लेयर अरेंज्ड होती है। तो इन लेयर के बेसिस पर मेरे प्यारे बच्चों ब्रैग ने एक इक्वेशन डिराइव करके दी और वो बहुत अच्छी इक्वेशन है। तो चलो हम कुछ पहले इसकी पार्टिकल की लेयर बना लेते हैं। मान लो ये लेयर का नाम है ए बी, इसके नीचे दूसरी लेयर होगी पार्टिकल की, इस पार्टिकल की लेयर का नाम अपन रख लेते हैं सी डी, इस लेयर का नाम अपन रख लेते हैं ई एफ। तो ये आपके पार्टिकल्स की लेयर हो गई। नाउ ब्रैग्स ने क्या करा, यहां पर एक सोर्स रखा। ब्रैग ने यहां पर क्या करा, एक सोर्स रखा, एक सोर्स जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जहां से आपकी एक्स रे इनिशिएट होगी, यहां से इन्होंने क्या करा, एक्सरे गिराई। अब ये एक्सरे भी इन्होंने दो टाइप की गिराई। पहली एक्सरे का नाम रखा Y और दूसरी एक्सरे का नाम रखा Z, मतलब दो अलग अलग लेयर, दो अलग अलग रेस, दो अलग अलग रेस गिराई। जब इन्होंने ऑब्जर्व करा कि रे 1 आई और इस पार्टिकल पर गिरी और वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, रे 1 आई, आपकी एक्सरे जिसका नाम आपने Y रखा था वो आई, देखो आई 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 आई, सोना सोनपरी आई, सोनपरी 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 आई, और यहां से वापस आके चली गई। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जब इन्होंने दूसरी रे को इस प्रकार इंसिडेंट किया तो इन्होंने पाया कि ये इस पार्टिकल पर आकर टकराई और इस पार्टिकल से टकरा के चली गई लाइकवाइज। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये दो पार्टिकल्स आपको इस प्रकार से दो लेयर पर हिट करती हुई दिखी। जो एक्सरे थी इसने फर्स्ट लेयर को हिट करा और जो वाई लेयर थी इसने सेकेंड लेयर को हिट करा। पहली वाली पार्टिकल ने इस लेयर पर हिट करा, दूसरे वाले पार्टिकल ने, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे बना देता हूं, ये वाले पार्टिकल पर हिट करा। ये इस प्रकार से हिट करके इसको चली गई। ठीक है। अब यहां पर ब्रैग्स ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि जो एक्सरे जिसने फर्स्ट लेयर को हिट करा है इसने एक शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इसने एक शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करा है और इसने कंपैरेटिवली लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करा है। आपको भी दिख ही रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। इसको सेकेंड लेयर पर आने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। इन दोनों लेयर के बीच की दूरी हम लोग लिखेंगे d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, दो पैरेलल लेयर्स के बीच का डिफरेंस। क्या चीज क्लियर हो गई? अब यहां पर देखना, यहां पर अगर मैं इसको ऐसा पॉइंट लिख दूं, ये इस तरीके से अगर मैं बना दूं, ये और ये, तो आई एम गेटिंग दिस एंगल थीटा, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एंगल थीटा। तो मैंने इसको नाम दिया, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया P, इसको मैंने नाम दिया Q, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया R और इस पॉइंट को नाम दिया S, PQRS। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा,
क्या इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, जब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, इमेजिनरी लाइन, तो मुझे यहाँ पर भी एक थीटा देखने को मिलता है, ये पार्टिकल की सरफेस पर। भाई पार्टिकल की सरफेस पर जब मैं लाइन बनाई तो यहाँ पर भी एंगल थीटा देखने को मिल रहा है। जब मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ, मतलब ये पार्टिकल की लेयर सेकेंड लेयर हो गई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे कितना देखने को मिल रहा है? डी। इन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस मुझे कितना देखने को मिल रहा है? डी। तो ये ब्रैग का एक्सपेरिमेंट था, ये ब्रैग का ऑब्जर्वेशन था। एक बार फिर से पूरे ब्रैग के ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखो। ब्रैग्स ने क्या बोला कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो अलग अलग लेयर के अंदर उसके पार्टिकल्स जमा हुआ होते हैं। जो लेयर सबसे ऊपर वाली होती है उस पर अगर कोई एक्सरे आकर इंसिडेंट करेगी तो वह एक एंगल थीटा बनाएगी, लेकिन वह शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जो एक्सरे की रे सेकेंड लेयर पर आकर गिरेगी वो भी एंगल थीटा बनाएगी, लेकिन वो कंपैरेटिवली लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी लेयर के बीच का डिस्टेंस डी है। जो थर्ड पर आकर गिरेगी वो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि फर्स्ट से सेकेंड का डी है, सेकेंड से थर्ड का भी डी है, तो ओवरऑल वो 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसको देखने के बाद और कुछ एप्लीकेशंस, कुछ साइन थीटा कॉस थीटा लगाने के बाद ब्रैग्स ने फाइनली हमारे सामने एक इक्वेशन निकाल के रखी जिसका नाम लिखा n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। आप लोगों को इसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना है, आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रैग्स इक्वेशन। यहां पर इस ब्रैग इक्वेशन की यूटिलिटी क्या है? इस ब्रैग इक्वेशन की यूटिलिटी नंबर 1 है कि आप यहां पर नंबर ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ रेडिएशन वेव्स आप पता लगा सकते हो कि आपके रेडिएशन की कितनी वेव्स है। दूसरा, आप आपके रेडिएशन की वेवलेंथ पता लगा सकते हो कि ये जो एक्सरे आकर गिर रही है आपके पार्टिकल पर, इसकी वेवलेंथ कितनी है। दूसरा वेवलेंथ हो गया। तीसरा डी, आप यहाँ पर डिस्टेंस पता लगा सकते हो बिटवीन टू लेयर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सॉलिड में जो दो लेयर्स हैं, जैसे मुझे ये सॉलिड दिख रहा है, मुझे इसकी लेयर तो नजर आ नहीं रही है, आंखों से थोड़ी नजर आ रही, लेकिन ब्रैग्स इक्वेशन से मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दो लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है। और थीटा से आप लोग यहाँ पर एंगल निकाल सकते हो, एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर गिर रही है वो कितने एंगल से डिविएट हो रही है। दिस इज योर ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग्स इक्वेशन की यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर मैं आपको एक दो जेई के क्वेश्चंस करवाता हूं, बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। चलो बच्चों, अब एक सवाल करवाता हूं, बढ़िया वाला सवाल करवाता हूं, और ध्यान रखिएगा यूजुअली आप लोगों को साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है, और अगर नहीं रहती है तो जेई एडवांस वाले बच्चों को नहीं रहती है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स होता है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इन वैल्यूज को निकालना जानते हो। बट इफ यू आर अ नीट एस्पायरेंट, जहाँ तक मैंने नीट वगैरह के एम्स वगैरह के पेपर देखे, अगर ब्रैग्स इक्वेशन सवाल आता है तो ये थीटा का वैल्यू गिवन रहता है। तो ठीक है, सवाल देखते क्या है। सवाल ये है, एन एक्सरे, एक एक्सरे है आपके पास में, हैविंग वेवलेंथ 70.93 picometer is deviated by angle 2 theta, जिसकी वैल्यू आपको 14.93 दे रखी है, इसकी वैल्यू 14.66 डिग्री दे रखी है। अच्छा, और क्या दे रखा है? दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। और क्या दे रखा है? दैट दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर, रिफ्लेक्शन। अब ये सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का जिन बच्चों को मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो अभी किसी को भी नहीं आ रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको n की वैल्यू 2 रखना है। जब कभी भी ये वर्ड आए सेकेंड ऑर्डर डिफ्लेक्शन, मतलब कितनी वेव्स रिफ्लेक्ट हुई या कितनी वेव आपके सॉलिड के ऊपर आकर पड़ के उस पर रिफ्लेक्ट होकर या डिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो यहां पर आपकी 2 वेव्स चली गई। उसके अलावा क्या पूछ रहा है ये? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम ऑफ 2 लेयर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द
पार्टिकल्स ऑफ टू लेयर्स, और यहाँ पर आप लोगों को एक वैल्यू दे रखी है साइन 7.33 इज इक्वल टू 0.126। दिस इज द वैल्यू गिवन टू यू। भाई आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। चलो वीडियो पॉज करो, इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करके देखो। मैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे ब्रैग्स इक्वेशन लगा रहा हूँ, विच इज m लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब यहाँ पर सवाल में साइन थीटा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आपको 2 थीटा दे रखा है, यहाँ पर यू आर गिवन विथ 2 थीटा। चलिए गाइस, इनॉग्रेशन हो गया नए मार्कर का भी, उल्टी के साथ, गर्मी में अच्छी बढ़िया उल्टी करी इसने भी, इंक की वाली, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सो देयरफॉर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 थीटा दे रखा है, जिसकी वैल्यू 14.66 डिग्री है। तो भाई सिंपल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.33 डिग्रीज, और आई थिंक इसीलिए आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो चलो आपको डी निकालना था, तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं दैट 2d इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन साइन थीटा, और 2 को भी इधर ले आओ तो ये 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, एन की वैल्यू आप लगाओ 2, लेमडा की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 70.93। अच्छा ये पिकोमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻12 मीटर। आप सब ये बात जानते हो, आप सब ये बात जानते हो कि एक पिकोमीटर बोले तो 10⁻12 मीटर्स होता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में, 0.126, 2 ठुचुप। तो आपको जो ओवरऑल इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए वो आई थिंक 556 इंटू 10⁻⁻12 मीटर के आसपास आनी चाहिए। सो इस तरीके से आपको ब्रैग्स इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकती है। हाँ 556 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसी के साथ हम लोग एक सवाल और सॉल्व करेंगे, जल्दी से ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सवाल और लगवाता हूँ आप लोगों को मैं, एक सवाल हम और करके देखेंगे ब्रैग्स इक्वेशन किस प्रकार आ सकती है। वैसे यही सवाल आते हैं, बस इस प्रकार के सवाल आएंगे, ज़्यादा इस पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, पढ़ना पड़ती है, पढ़ाना चाहिए इंसान को, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और प्यारा सा ब्रैग्स इक्वेशन का सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एक्सरे। क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या बोल दिया आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एक्सरे, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एक्सरे विच डिफ्रैक्शन, which give a diffraction at angle, which give diffraction at angle 2 theta is equal to 16.8 for a crystal, for a crystal। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको एंगल पता चल गया, डिफ्रैक्शन लिखा हो या व्हाट्सोएवर लिखा हो। इफ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज 0 अच्छा ओके, इफ द इंटरप्लेनर यानी कि 2 लेयर के बीच का, एक प्लेन के अंदर जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो आपको दे रखा है, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर, एंड द ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ओके, and only first order diffraction is observed, first order diffraction is observed, first order diffraction is observed। बस इतनी चीज आपको दे रखी है, और यहां पर आपकी मदद के लिए साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 0. मेरे ख्याल से 146, हाँ क्योंकि पिछली बार अपन ऑलरेडी 1-2 ले चुके थे, तो ये तुमको वैल्यू दे रखी है साइन थीटा 8.4 की वैल्यू। भाई ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर भी वैल्यू लगाओ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अगेन यहाँ पर आपको सवाल में 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है 16.8, आपको सिंगल थीटा चाहिए तो आप इसको 8.4 कर लो। आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी, लैम्डा यहाँ रखो,
2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.2 नैनोमीटर। तो एक काम करते हैं इसको 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर कर लेते हैं, इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.146 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू हो जाएगी 1। आई थिंक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। ये वैल्यूज जैसे ही आप रखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से 5.84 जवाब दे रहा है, 5.84 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। ठीक है, आई विल राइट द आंसर डायरेक्टली, दैट इज 5.84 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। सॉल्व करके देख लो, कुछ यही सवाल आएगा भाई। 14 दिख रहा ही है, 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। हाँ सही बात है, अप्रॉक्सीमेटली ये जवाब आएगा। तो प्यारे बच्चों दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन पे कुछ इसी प्रकार के सवाल आएंगे। बस कभी कभी ये थीटा का गड़बड़ हो जाता है। तो दो बातें आपको इस सवाल के अंदर ऑब्जर्व करके रखनी है कि कौन सा ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, व्हाट्सएवर वो बोल रहा हो, कौन से ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है एक वो देख लो। 2 थीटा की वैल्यू हमेशा दे के रखते हैं। बच्चा पूछता है कि सर 2 थीटा की वैल्यू हमेशा क्यों देते हैं। तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब ये पार्टिकल है या इसके नीचे वाला पार्टिकल अगर इस पर रे आकर गिर के जा रही है तो ये थीटा एंगल बना रही है, तो ये 2 थीटा होता है। या अगर इस पर आकर रे इस पर आकर ऐसी जा रही है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, तो ये 2 थीटास की वैल्यू एक साथ दे देते हैं, इसकी और इसकी मिला के दे देते हैं कि इसका ओवरऑल डिफ्रैक्शन कितना है। तो ये पहले इधर गिरी थीटा और फिर इधर से गिरी थीटा, तो इसका थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाता है। इसलिए 2 थीटा की वैल्यू दी हुई होती है। आपको तो सिंगल से निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में सिंगल वैल्यू है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स द डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब अपन सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे बेटों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, अब मैं आप लोगों के साथ में बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूँ। दैट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलो तो गाइज हेडिंग डालो इम्परफेक्शन। अब ये वापस से सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इम्परफेक्शन इन गुलजारी लाल सॉलिड्स। मेरे प्यारे बकुड़ो, मेरे लाडले लाडले बच्चों, अब मैं आपके साथ में बात करूंगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की। सबसे पहले एक स्टार बना के पॉइंट लिख लो। एक गुलजारी लाल था जिसका नाम था नर्न्स्ट। तो नर्न्स्ट लॉ कहता है, जिसे आप लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है दैट नो सॉलिड इज परफेक्ट unless it is present at 0 kelvins। ये ओके नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ओके मत समझना, ये 0 है, 0 केल्विन्स। क्या कहने का मतलब दुनिया का कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं है अनलेस वो 0 केल्विन पर हो। और आप लोग सब जानते हो 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और आप लोग सब जानते हो कि एब्सोल्यूट 0 अचीव करना हमारे लिए नामुमकिन होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर इसके अलावा नर्न्स ने एक बात और बोली दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the chances of imperfection in the arrangement of पार्टिकल्स लिख देता हूं मैं। पार्टिकल्स में तुम्हारा एटम, आयंस, मॉलिक्यूल सब आ गया। तो imperfection in the arrangement of particles also increases and hence defects are observed in solid। यानी जैसे जैसे मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो आपके सॉलिड का तापमान बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आपके एक क्रिस्टलाइन एटम के सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो इम्परफेक्ट हो जाए। जैसे आप लोग सब जानते हो, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो भी, अच्छा
ये इम्परफेक्शन में मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, अमॉर्फस की बात नहीं कर रहा हूँ। अमॉर्फस तो खत्म, वो जो टिकटॉक ये ले गए, अपन सिर्फ क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। देखो बिल्कुल एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है ना। देखो ये पार्टिकल्स एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है, फिर ये पार्टिकल भी एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है, ये पार्टिकल भी एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है, ये पार्टिकल भी एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है। मतलब एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। ये बात आप सभी जानते हो और अभी तक आप सब ये बात पढ़ के आ भी रहे हो और आपको अभी तक यही समझ में आया है, आपने अभी तक सिर्फ इसी बात को जाना है कि यार सॉलिड अगर क्रिस्टलाइन है तो उसके अंदर पार्टिकल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होगा, मजाक मस्ती की यहाँ पर कोई बात होगी ही नहीं। अगर ये पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड हैं तो ये पार्टिकल्स ऐसे ही अरेंज्ड होंगे, इनके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी और एक बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के आपके पास में तैयार हो जाएगा। लेकिन गाइस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास में चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ इम्परफेक्शन आ जाए। अब ये इम्परफेक्शन क्यों आता है, इसके पीछे एक लॉजिक और लिखेंगे, दैट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट imperfection occurs when a solid is made at very high temperature or at a very high speed or at a high और इवन मॉडरेट, हाई और इवन मॉडरेट रेट। यानी कि मान लो आपको एक सॉलिड बनाना है, आपने उसको अच्छा गर्म कर दिया, पूरा मेल्ट कर दिया, खांचों में डाल दिया और एकदम से पानी में डाल दिया, ठंडा हो गया। तो क्या होगा, हो सकता है कि ये पार्टिकल्स अभी अपने आप को एक प्रॉपरली अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो। भाई जब ये मोल्टन फॉर्म में थे तब ये अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, एकदम बराबर आने की कोशिश कर रहे हो और ये आए 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 इतने में तुमने उसको पानी में डुबो दिया, ठंडे हो गए तो बेचारे वहीं जम गए। तो हो सकता है कि ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, समझ रहे हो। देयर माइट बी अ चांस कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा कब देखा गया है, ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब आप आपके सॉलिड को या तो एक तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे बनाते हो या मॉडरेट यानी मीडियम स्पीड पर बनाते हो, तब आपको इम्परफेक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये इम्परफेक्शन होता क्या है सर, ये भी तो बताओ। तो देखो बच्चा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बनता है, जब उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न पर अरेंज्ड होते हैं। पार्टिकल के पास में पार्टिकल, पार्टिकल के पास में पार्टिकल, पार्टिकल के पास में पार्टिकल, पार्टिकल के आगे पार्टिकल, पार्टिकल के पीछे पार्टिकल, पार्टिकल के लेफ्ट में पार्टिकल, पार्टिकल के राइट में पार्टिकल, पार्टिकल के आगे, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट में कोई बदलाव आ जाए, इस अरेंजमेंट में कोई वेरिएशन आ जाए, तो आपके सॉलिड में इम्परफेक्शन आता है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्शन इन सॉलिड, दैट इज डिविएशन। व्हाट इज इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लिखेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड means the deviation or variation of particles from their regular 3-dimensional arrangement। इनका एक रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट से डिविएट हो जाना, वेरी हो जाना आपके सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन को कॉज करेगा। अच्छा, इम्परफेक्शन इन सॉलिड एक वजह से और हो सकता है। एक तो आपने उसको बहुत जल्दी जमा दिया, बहुत जल्दी मॉडरेट या हायर रेट पे आपने उसको फ्रीज कर दिया, या समटाइम्स आप इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं। इफ सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट, इफ सम impurities are present, if some impurities are present in a solid, यानी जब आप एक सॉलिड बना रहे हो
या जब नेचुरली जब कोई एक सॉलिड बन रहा है और वहां पर कुछ इंप्योरिटीज मौजूद हो। अब यहां पर बेटा इंप्योरिटीज का मतलब केमिस्ट्री में आप ये मत समझना कि डस्ट, धूल, मिट्टी, कीचड़, ना 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 ना। सॉलिड के अंदर इंप्योरिटी का मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप नमक बना रहे हो NaCl, तो बेटा NaCl के अंदर सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से वहां पर सेजियम आ गया, CS, तो वहां पर सेजियम इंप्योरिटी कहलाएगा। मतलब जो सॉलिड आप बनाना चाह रहे हो उसके अलावा अगर कोई और आयन आ गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंप्योरिटी। तो अगर कुछ इंप्योरिटी आपके सॉलिड के अंदर मौजूद हो, ऑल्सो कॉजेज इम्परफेक्शन, इसकी वजह से भी आपको इम्परफेक्शन देखने को मिलेगा। और अभी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा ना, ये आपको सारे इम्परफेक्शन एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि एक स्टार्टिंग है, एक ये शुरुआत है, तो थोड़ा प्यार से इसको आप समझ लो, फिर अपन इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्या आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको इम्परफेक्शन इन सॉलिड बता सकूं कितने तरीके के होते हैं। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आपको इम्परफेक्शन का मतलब समझ में आ गया? क्या आपको एक टेम्परेचर पता चल गया जिस पे आपका एक सॉलिड परफेक्ट होगा? वेरी गुड। कौन से लॉ के हिसाब से होगा? नॉन्स लॉ के हिसाब से। वाह सर, मजा आ गया सर, ये बात NCERT में नहीं थी। गुड सर, अच्छा पढ़ाते हो। 150 रुपया तेरे को देगा कचरा से, 150 रुपया देगा। चल आगे बढ़ते हैं। नाउ इम्परफेक्शन इन सॉलिड मेरे प्यारे बच्चों इज ऑफ 3 टाइप्स। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? लाइन डिफेक्ट। दूसरा होता है एटॉमिक, या इसको पॉइंट डिफेक्ट भी बोला जाता है। एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट। और तीसरा कहा जाता है मेरे गुलजारी लालो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो 3 तरीके के डिफेक्ट्स यहां पर देखे जाते हैं, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अभी तीनों का मतलब क्या होता है देखो। लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? इंटायर रो और मैं कहूं लाइन ऑफ इंटायर रो और लाइन ऑफ एटम्स या आपके पार्टिकल, जो भी सॉलिड बनाने के लिए पार्टिकल्स हैं, वो आर डिस्टर्ब्ड। और इसके अंदर तो पूरी की पूरी इंटायर रो ही खराब हो जाती है। मतलब जैसे पार्टिकल के पास में पार्टिकल 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 पार्टिकल, जैसे अपन वो पढ़ते थे ना ABC लेयर, जो CCP टाइप का पैकिंग होता था उसमें ABC होता था। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर AB होता था। तो AB में से कोई सी एक रो पूरी की पूरी डिफेक्ट का शिकार हो जाए तो उसको बोलते थे लाइन डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता था? अ सिंगल और फ्यू, या तो सिंगल या कुछ एटम्स और पार्टिकल्स आर अफेक्टेड और आर डिस्टर्ब्ड। कुछ ही डिस्टर्ब्ड होंगे, यानी पूरी रो बढ़िया है, पूरी रो बढ़िया चलेगी, एक हाथ जगह पर कुछ एटम्स या आपके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपनी जगह से डिस्टर्ब होकर खसक जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। माफ करना, तौबा तौबा, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं, वो वाली चीज यहां पर हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या देखा जाता है? दीज आर ऑब्जर्व्ड एट इलेक्ट्रॉनिक लेवल, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स मैं आपको सेमीकंडक्टर के पार्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनकी वजह से सेमीकंडक्टिविटी का काम में आ जाता है। तो जब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड की, तब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट फिर आपके सामने आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर चीज कैसे होती है वो मैं सिखाऊंगा। लाइन डिफेक्ट काफी बड़ा डिफेक्ट और ये सॉलिड को पूरा बर्बाद कर देता, तो हम लोग लाइन डिफेक्ट की तरफ नहीं चलेंगे। लेकिन अब हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट की तरफ चलेंगे, जो कि एटॉमिक लेवल पर हो रहा है। एक आध एटम या पार्टिकल के अपनी जगह से हिल जाने की वजह से हो रहा है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। इन डिटेल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लाइन डिफेक्ट बस यहीं तक पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट अपन सेमीकंडक्टर के अंदर फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो। इम्परफेक्शन इन सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स, वो हमने पढ़ लिया, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। लेकिन अब हम लोग यहां पर
थोड़ा और डिटेल में चलेंगे इन योर एटॉमिक या आपके पॉइंट डिफेक्ट की तरफ। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। और गाइज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका एटॉमिक डिफेक्ट या आपका पॉइंट डिफेक्ट फिर 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है मैट्रिक, वही अजय देवगन की स्टाइल में। बोलो जुबा केसरी, मुंह में गुटका, और इस वर्ड को बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। बोलो जुबा केसरी, ए बोलो जुबा केसरी। सेकंड, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बोलना गोपाल नाम है मेरा, गोपाल। और तीसरा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके के डिफेक्ट आ रहे हैं: स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीनों बहुत जरूरी, बोर्ड एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, सवाल बनता है। तो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया कि भैया इम्प्योरिटी कैसे होती है, क्यों आती है। इम्प्योरिटी 3 तरीके की: लाइन, पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बाद में पढ़ेंगे, लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। एटॉमिक हमने देखा, जो कि एक सिंगल पॉइंट या एक सिंगल एटम के डिस्टर्ब होने की वजह से भी क्रिएट हो सकती है, और वो 3 प्रकार की होती है: स्टोइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। अब एक एक करके हम तीनों को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने यहां पर हेडिंग डलवा रहा हूं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, ठीक है। तो जो आपके इंपरफेक्शन इन सॉलिड में एटॉमिक सॉलिड के अंदर कैरेक्टराइज होगा, या आपके पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ये कैरेक्टराइज होगा, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। गोपाल की भाषा में, गोपाल नाम है मेरा। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब प्यारे बच्चों, स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चा लोग, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो। यहां पर स्टोइशियोमेट्री मतलब आपका सॉलिड का जो रेशो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रेशो ऑफ द सॉलिड शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री में फॉर एग्जांपल एक जनरल आइडिया लेना, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक सॉलिड है जिसमें एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन। अब मान लो ये तुम्हारा सॉलिड है, ये पार्टिकल्स इस प्रकार से अरेंज्ड है। यहां पर मैंने देखा कि मेरे पास में एनायंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कैटायन कितने हैं, वो भी 8 ही हैं। तो यहां पर कैटायन और एनायन का रेशो क्या होगा? 8:8। या अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा? 1:1। तो दिस इज द करंट रेशो ऑफ योर सॉलिड। अब अगर मान लो कोई पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हुआ और मान लो यहां से कैटायन गायब हो गया, तो अब यहां पर कैटायन कितने हो गए? 7 कैटायन और 1 एनायन। तो क्या अब इसका ये सिंपल रेशो 1:1 का बचेगा? नहीं, अब ये 1:1.1 का हो जाएगा। तो ये रेशो गड़बड़ा गया, मतलब इसकी स्टोइशियोमेट्री बदल गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई डिफेक्ट इस स्टोइशियोमेट्री के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा कि ये रेशो गड़बड़ ना हो। तो या तो आप एक कैटायन भी यहां से हटा दिया अगर आपने, तो आप यहां से एक एनायन हटा दो। एक कैटायन हटाया तो एक एनायन भी हटा दिया। अब एनायन हट गया तो अब कैटायन भी 7 और एनायन भी 7 हो गए। तो अब इसका रेशो वापस से 1:1 का हो गया। अब तकलीफ खत्म। तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब समझ में आया कि जो आपका एक प्रॉपर रेशो है वो कभी ना बदले। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया इस पूरी चीज का कि आपके सॉलिड का स्टोइशियोमेट्री नहीं गड़बड़ाना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। यूजुअली ये आयोनिक सॉलिड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। नॉन आयोनिक के अंदर तो क्या स्टोइशियोमेट्री बिगाड़ोगे, बट नॉन आयोनिक के अंदर क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो उनकी स्टोइशियोमेट्री नहीं बिगड़नी चाहिए।
तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिफाइन करने का भी जो तुम्हारे अंग्रेज टीचर हैं, जो बोर्ड वाले हैं, जिनका पेट भरना है डेफिनेशन से हमें, तो हमें उन्हें ऐसे समझाना पड़ेगा दैट defects that do not disturbs or alter the stoichiometry of a solid. एक सॉलिड की, एक क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री ना गड़बड़ाए, उस डिफेक्ट को अपन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं ना। स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला डिफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इज देयर अ वैकेंसी फॉर समबडी लाइक मी, cause I feel to he marry destiny. Let's carry on with गोलमाल। हाँ, तो वो वाली वैकेंसी ऐसा अपन बोलते हैं ना, क्या यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली है, मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। तो भाई जॉब कब बनेगी? जब वैकेंसी खाली होगी। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, ससुरे रिटायर ही नहीं होते, बैठे रहते, नयों को मौका ही नहीं मिलता। एक ऑफिस है, वहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत है, 4 20 साल की उम्र में लग गए तो 33 साल तक वहीं काम करेंगे, वो ऑफिस में कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा। तो वहाँ पर मतलब कोई जगह खाली नहीं होगी, तब तक आपको जगह मिलेगी कैसे? तो दैट इज कॉल्ड एज वैकेंसी, यानी जगह खाली हो जाना। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सॉलिड है, उसमें एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ, यहाँ पर एक जगह खाली हो गई, फिर एक पार्टिकल यहाँ, 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 एक पार्टिकल। तो यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर पार्टिकल नहीं, यहाँ पर उसकी जगह क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। तो सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे दैट व्हेन द पार्टिकल्स आर मिसिंग, व्हेन द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन creates vacancy defect। इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आता है, उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं। यस, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में एक बात और लिख लो, दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रेंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसको या तो इंट्रेंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। किसको? स्टोइशियोमेट्री को। अब अपन वापस वैकेंसी पर आते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहां पर एक पार्टिकल होता था 12। यहां पर पहले एक पार्टिकल था 12। तो फॉर एग्जाम्पल 12 पार्टिकल का मास 12 हो गया, और मान लो इन्होंने एरिया कवर किया 2 मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? मास अपॉन वॉल्यूम 6। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहाँ पर 11 रह गए, क्योंकि एक गायब हो गया अपनी पोजीशन छोड़ के, लेकिन वॉल्यूम तो अभी भी उतना रहा। तब डेंसिटी कितनी हो गई? 5.5। तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन पार्टिकल के मिसिंग हो जाने से उसके मास पर असर पड़ रहा है। तो देयरफॉर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना कि इस वजह से डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। एक स्टार बनाकर पॉइंट और नोट करना। वैकेंसी डिफेक्ट आता कब है? इट यूजुअली अकर्स अपॉन हीटिंग अ सॉलिड। एक सॉलिड को हीट करने की वजह से आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सिंपल, सोबर, हल्का फुल्का डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें। दिस इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो। दूसरे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, यहां पर
वैकेंसी डिफेक्ट का उल्टा हो गया। कैसे हो गया देखो, यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो आपका एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, मान लो ये 12 पार्टिकल्स हैं। अचानक से कुछ नए पार्टिकल्स आपको आकर ये बीच की जो गैप्स है यहां पर आकर बैठ जाए। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यू पार्टिकल्स, ऑक्यूपाइड बाय न्यू पार्टिकल्स, जो आपके नए पार्टिकल्स हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो कौन सा डिफेक्ट बनेगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, यहां पर डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा जरा सोचो भाई। पहले जो आपका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में पहले 12 पार्टिकल हुआ करते थे, लेकिन अब यहां पर 2 नए पार्टिकल आ गए हैं, तो मास बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही, तो यहां पर डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट इन सच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ योर सॉलिड इंक्रीजेस। आपके सॉलिड की डेंसिटी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। अच्छा, लेकिन एक स्टार बनाकर एक पॉइंट और नोट करना, ये देखने को कब मिलेगा? देखो मेरी बात समझना, आप खुद भी यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये पार्टिकल्स मैंने बड़े बनाए हैं, लेकिन ये पार्टिकल जो मैंने यहां पर बीच में रखा है ये कंपैरेटिवली छोटा बनाया है। क्योंकि आप सब जानते हो कि जब रियल में जो तुम्हारे पार्टिकल्स पास पास अरेंज्ड होंगे, जब रियल में आपके पार्टिकल्स ऐसे पास पास अरेंज्ड होंगे, तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस यानी जो तुम्हारा वॉइड है, वॉइड को इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, वॉइड को इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। यहां पर एक नया पार्टिकल आकर बैठेगा, तो अब तुम लोग सब जानते हो कि वॉइड का स्पेस तो छोटा होता है, वॉइड का साइज तो छोटा होता है, तो एक छोटा पार्टिकल यहां पर आकर बैठ सकता है। तो ये सिर्फ उन्हीं सॉलिड्स में देखने को मिलेगा जिनमें पार्टिकल्स का साइज वेरिएबल हो, जिनमें पार्टिकल के साइज में वेरिएशन हो। तो व्हेन वेरिएशन इन पार्टिकल साइज आर देयर, when variation in particle size are there, the smaller ones occupies the interstitial space। इंटरस्टिशियल स्पेस को जो छोटे वाले हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले इसको यहां पर पहले ध्यान से अच्छे तरीके से देख लो, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना, भले ही आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो, भले ही आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो या आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, ये दोनों आपको हमेशा नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस ही शोन करते हुए नजर आएंगे। दे आर शोन बाय द नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। जो भी आपके नॉन आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये वही शो कर रहे हैं, जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये वो शो कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर मैंने आपके साथ में ना तो कैटायन के नाम लिया ना एनायन का नाम लिया, तो सर फिर अगर आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे जिसमें कैटायन है, जिसमें एनायन है, वो कौन शो करेगा? थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो चलो फटाफट से उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतना नोट कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग हमारा बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, इंपॉर्टेंट सा, दुनिया में कुछ आए ना आए ये जरूर आते हैं 2 डिफेक्ट्स। तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट में अब मैं आपके साथ में वो डिफेक्ट शो करूंगा, दैट डिफेक्ट्स विच आर एक्सक्लूसिवली शोन बाय आयोनिक सब्सटेंसेस। आयोनिक सब्सटेंसेस जो शो करते हैं अपन वो डिस्कस करेंगे, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा होता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, तो ये 2 डिफेक्ट अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। दीज आर द 2 डिफेक्ट्स विच आर शोन एक्सक्लूसिवली बाय योर
आयोनिक सब्सटेंसेस, आपके आयोनिक सब्सटेंसेस इनको शो करेंगे। ठीक है, पढ़ना शुरू करें, रेडी हो? चलो, तो सबसे पहले मैं आपके साथ में फ्रैंकल डिफेक्ट डिस्कस कर लेता हूं। देखो गाइस, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट नोट करना, फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करेगा? देखो समझ के चलेंगे तो मजा आएगा। इट इज शोन बाय दोज आयोनिक सब्सटेंसेस, उन आयोनिक सब्सटेंसेस के द्वारा इन्हें शो किया जाता है दैट हैव स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन। यूजुअली ऐसा देखा जाता है, लेकिन अगर हम इसको, भाई हर जगह तो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो हम इसका एक दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, दैट हैव अ लार्ज डिफरेंस, दैट हैव अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब कैटायन बड़ा होगा तो एनायन बहुत छोटा होगा, या अगर एनायन बहुत बड़ा होगा तो कैटायन छोटा होगा। लेकिन यूजुअली हम लोग सब जानते हैं कि कैटायंस छोटे होते हैं, एनायंस बड़े होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब होता क्या है देखो, जैसे मान लो आपके पास में एक बड़ा एनायन है, फिर एक छोटा कैटायन है, फिर एक बड़ा एनायन है, फिर एक छोटा कैटायन है, फिर एक बड़ा एनायन है, फिर एक छोटा कैटायन है। सिमिलरली एक छोटा कैटायन यहां आ जाएगा, फिर एक बड़ा एनायन यहां आ जाएगा, फिर एक छोटा कैटायन यहां आ जाएगा, फिर एक बड़ा एनायन यहां आ जाएगा, फिर एक छोटा कैटायन माशक्ता, और फिर एक बड़ा एनायन आ जाएगा, फिर एक बड़ा एनायन माशक्ता, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन और छोटा कैटायन। ये आपका एक क्रिस्टल बन गया। अब आप यहां पर देखो that there are some spaces between them। तो गाइस, क्योंकि यहां पर आप देखो कैटायन का साइज छोटा है, हो सकता है कैटायन यहां से भाग जाए, एक वॉइड क्रिएट कर दे, या मैं कहूं एक होल क्रिएट कर दे, और ये छोटू सा कैटायन जाकर यहां पर कहीं पर इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करके बैठ जाए। तो अब आप समझे, फ्रैंकल डिफेक्ट एक प्रकार का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है, लेकिन यह आयोनिक सब्सटेंसेस के द्वारा शो किया जा रहा है। तो यहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट कब शो होता हुआ दिखाई देगा? फ्रैंकल डिफेक्ट आपको शो होता हुआ तब दिखाई देगा दैट व्हेन द स्मॉलर साइज आयन लीव्स इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल स्पेस, इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या यहां पर स्टोइशियोमेट्री गड़बड़ाई? जी नहीं। अगर आप यहां पर कैटायन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पहले यहां पर कैटायन था तो पहले 9 कैटायन थे। एनायन गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 9 कैटायन 9 एनायन। अभी भी क्या है, अब वॉइड जरूर क्रिएट हो गया, लेकिन कैटायन यहां आकर बैठ गया, इसने ऑक्यूपाई कर लिया इंटरस्टिशियल स्पेस, इसने इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी भी 9 कैटायन और 9 एनायन है, तो देयर इज नो चेंज इन रेशियो, देयर इज नो चेंज इन स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, चौथी बात, एक बात बताओ गुलजारी लालो, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, मेरे बेटो, मेरे लाडलो, पहले 9 कैटायन का मास और 9 एनायन का मास जोड़ रहा था, तो 9 कैटायन 9 एनायन इनका मास जोड़ दिया डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। अब जब ये डिफेक्ट आ गया तो अभी भी 9 कैटायन है और 9 एनायन है और वॉल्यूम भी सेम है, तो क्या डेंसिटी में कोई फर्क आएगा? हाँ, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। यहां पर डेंसिटी के अंदर आपको किसी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां पर आप लोगों को इन सब्सटेंसेस का लो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है, देयर इज अ वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर कैटायन का साइज अगर बड़ा हो छोटा होगा तो एनायन का साइज जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड द
एनायन। सर इसका एग्जाम्पल लिखवा दो, ठीक है, बस अब इसका एग्जाम्पल ही बचा है मेरे ख्याल से, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो AgCl, AgBr, AgIZNS। आप देख लो इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। इनफैक्ट ये तो आपको पिछली क्लास में सिखाया था, 4:4 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पर Zn डाई पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा होता है और S डाई नेगेटिव का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली Zn डाई पॉजिटिव क्या करेगा, बीच में इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गाइज ये था आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। एक बार फिर से फ्रेंकल डिफेक्ट को समझ लेते हैं। जो छोटे साइज वाला आयन होगा वो अपने ही सॉलिड में अपनी पोजीशन छोड़कर यहां पर बैठ जाएगा। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस स्लाइटली। सर स्टेबिलिटी स्लाइटली डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वॉइड क्रिएट हो रहा है और जहां पर भी होल आ जाते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो ये मेरा घर है और अगर इस घर के अंदर मैं ईंटें हटा दूं और छोटे छोटे वहां पर छेद क्रिएट कर दूं तो वक्त के साथ जहां पर ईंट नहीं है हो सकता है कि वो धंस जाए। तो वही चीज़ तो यहाँ पर हो रही है, वॉइड क्रिएट हो रहा है, धंसने का चांसेस बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज बराबर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। पहले 9 कैटायन थे और 9 एनायन थे, यानी न्यूट्रल था। अभी भी 9 कैटायन 9 एनायन है, मतलब ये अभी भी क्या है, न्यूट्रल ही रहेगा। प्लीज इसको ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हम लोग शॉर्टकी की तरफ बढ़ सकते हैं, पक्का? चलिए ग्रेट। तो अब हम लोग यहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट को खत्म करने के बाद आओ चले शॉर्टकी की तरफ। देखो मेरे को इसको याद कराने की एक बहुत प्यारी ट्रिक लगती है, मेरे को बड़ा मजा आता है शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ाने में, क्योंकि इसके नाम में क्या है, शॉर्ट। बोले ना सर बल्ब शॉर्ट हो गया, ट्यूबलाइट शॉर्ट हो गई, एलईडी शॉर्ट हो गया, मतलब खत्म, गया, टाटा बाय बाय, गया खत्म। वैसे यहां पर शॉर्टकी में भी क्या होता है, गया खत्म, टाटा बाय बाय। कैसे, देखो तो सबसे पहले इसका पॉइंट लिखना, शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक substances that have nearly same ionic radius। भाई वहां पर डिफरेंस था फ्रेंकल में, कैटायन बड़ा तो एनायन छोटा, एनायन बड़ा तो कैटायन छोटा, लेकिन यहां पर नियरली सेम आयोनिक रेडियस होता है, हैव नियरली सेम आयोनिक रेडियस। दूसरा, these solids have high coordination number, these solids have greater coordination number, जैसे कि 8:8 CaCl, 6:6 NaCl, मजा आ गया सर, समझ गए बात को। अब ऐसा कैसे डिफेक्ट होगा वो जरा देख लेते हैं। जैसे मान लो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, एक कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन। अब आप देखो यहां पर सब ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं। अब अचानक से एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़कर चला जाता है, खत्म, गया, चला ही गया, दिख ही नहीं रहा कहां गया। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गई। भाई पहले यहां पर 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 कैटायन थे और 8 एनायन थे, लेकिन अब एक कैटायन के जाने के बाद यहां पर 7 कैटायन बच रहे हैं और 8 एनायन बच रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। एक एनायन ज्यादा होने की वजह से तुरंत उसको मेंटेन करने के लिए एक एनायन को भी भगा दिया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टिल मेंटेन रहती है। अगर यहां से एनायन का लॉस हो रहा है तो यहां से आपको कैटायन का लॉस होता हुआ नजर आएगा, यानी इक्वल नंबर में कैटायन और इक्वल नंबर में एनायन का यहां पर लॉस होगा, जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है गुलजारी लालो,
वो मेंटेन रहती है। तो यहां पर आप शॉर्ट की डिफेक्ट को, मैंने शॉर्ट वर्ड क्या सीखा है, शॉर्ट गया खत्म टाटा बाय बाय। तो अब फ्रैंकल और शॉर्ट की में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, शॉर्ट गया खत्म, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल neutrality, the equal number of cation and anion leaves the crystal को इक्वल नंबर में लीव करेंगे, लीव द क्रिस्टल, एंड स्टोइशियोमेट्री इज ऑल्सो मेंटेन्ड, एंड स्टोइशियोमेट्री रिमेन्स मेंटेन्ड। स्टोइशियोमेट्री के अंदर कोई परेशानी नहीं आती, बिल्कुल मेंटेन रहता है। पहले भी 1:1 का रेशो था, अभी भी 1:1 का रेशो है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन यहां पर एक लफड़ा क्या हो गया, पहले 8 केटायन और 8 एनायन का मास जुड़ रहा था, अब 7 केटायन 7 एनायन का मास जुड़ रहा है, यानी एक केटायन और एक एनायन के जाने से उनका मास कम हो गया। लेकिन बेटा वॉल्यूम तो अभी भी सेम है भाई, ये सॉलिड तो तुम्हारा अभी भी उतना ही बड़ा है ना जितना बड़ा पहले था। तो अब यहां पर केस में क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ, क्योंकि यहां पर होल्स क्रिएट हो गए हैं, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होना ही है, स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो क्या होता है। अब यहां पर है ना, वो गेम खेलेंगे, जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक। मतलब अब ये आयंस अपने पास वाले होल में जंप करने की कोशिश करेंगे, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब ये एनायन उठ के इधर आएगा तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, जब ये कैटायन उठ के इधर आएगा तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, जब ये एनायन उठ के इधर क्रिएट होगा तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो जब आयन आपके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो होल आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये आयंस का मूवमेंट आराम से हो जाने की वजह से, जितने आराम से तुम्हारे आयंस मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, करंट मूव करेगा, तो यहां पर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ movement of ions towards the next hole, creating hole at their position, creating hole at their own position, at their own position। और ये होल्स आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे होल क्रिएट होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे होल क्रिएट होता जाएगा, और ये उधर बढ़ जाएंगे, होल अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों? चलिए सर, अब बहुत बढ़िया बात हो गई, जरा इसके एग्जाम्पल याद करा दीजिए, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल ही आता है। तो पहला एग्जाम्पल तो आप AGBR याद कर लो। सर आपने AGBR तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर भी समझाया था। तो जी हाँ, ये एक ऐसा गुलजारी लाल है, ये मेरा ऐसा प्यारा बकुड़ा है जो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो कैटायन थोड़ा छोटा है ब्रोमीन के मुकाबले, लेकिन इतना भी नहीं कि शॉर्ट की डिफेक्ट ना दे सके, ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। उसके अलावा तुम्हारा KCl उठा लो, CaCl उठा लो, NaCl उठा लो, बस ये तुम्हारे आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि आपके शॉर्ट की अंकल को शो करते हैं। और हो तो KBr भी कर लेना, पोटेशियम ब्रोमाइड भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में पूरी रामलीला। अब गाइज वीडियो का लेंथ मेरे हिसाब से थोड़ा हो रहा है बड़ा, तो अब बचे हुए जो डिफेक्ट्स हैं, यानी आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, उसमें फाब्रे सेंटर वाला पॉइंट बहुत गजब का आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा तुम्हारा जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा जाता है, उसके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अगला लेक्चर भी नो डाउट बड़ा होने वाला है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बचे हुए डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। लेकिन आज हम लोगों ने क्या करा, एक बार फटाफट से देख लो। इम्परफेक्शन इन सॉलिड हमने 3 प्रकार के देखे, लाइन, पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा मैं सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊंगा, लाइन बहुत बड़ा होता है, उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पॉइंट डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, यानी एक एटम की अपनी पोजीशन से खसक जाने की वजह से होता है। और आपके सामने एग्जाम्पल है, यही तो मैंने सिखाया। ये 3 प्रकार का होता है, नहीं ये 2 प्रकार का होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि मॉलिक्यूल पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाए और वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाए, डेंसिटी डिक्रीज हो जाए। दूसरा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कहीं और से पार्टिकल उठ के वॉइड में आकर बैठ जाए। लेकिन ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए थे, नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए थे। आयोनिक सब्सटेंसेस को अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो आपके सामने 2 इफेक्ट्स आते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल। दोनों को मैंने आपको बड़े डिटेल में समझा दिया है, इनके 6 के 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, इनके बीच में सवाल भी पूछा जा सकता है। यूजुअली डेंसिटी पर बहुत सवाल पूछा जाता है, कंडक्टिविटी पर सवाल पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कौन कैसे काम करता है सब पूछा था। तो गाइस अच्छे से शांति से इसको नोट कर लो। बाकी बातें अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।